अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के मामला दोनों ही खबरों में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासत है, खासतौर पर वजीर आला और जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, उनके हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है। फिर सूबे के विफाक के साथ जो मामला हैं उनको लेकर भी बहुत ज्यादा बहस है। कहीं माली वसाइल का मामला है, कहीं एहतजाज का इशू है, जिस पर जो है वो दोनों तरफ से बयान आते रहते हैं। फिर सूबे के जो वजीर आला हैं उनके और गवर्नर के दरमियान भी बयानात का तबादला जो है वो होता रहता है मुख्तलिफ इशूज पर लेकर। और सबसे बड़ा मेरा ख्याल है जो सूबे का मसला है वो सूबे में हालिया दहशत गर्दी की लहर है। जिस तरह से वहां पर जो है वो फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, ये एक बड़ा इशू है। तो खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े मामलात के हवाले से आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारी आज की एक खुसूसी नशस्त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, सबसे पहले तो मैं जरा ये जो जलसे वाला भी रिसेंट मामला है उस पर बात करना चाहता हूँ, फिर सूबे से रिलेटेड जो दीगर इश्यूज है उस पर भी जो है वो आते हैं। पीटीआई जलसा करना चाहती थी 8 सितंबर को, जो है वो अब नई तारीख जो है वो उन्हें दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में उन्होंने काफिले जो है वो वहां से चलाए भी, लेकिन आपने कहा कि जब तक हम इजाजत नहीं देंगे ये जलसा जो है वो नहीं हो सकता। क्या वजह है कि बावजूद कोशिश के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो जलसे कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे तो डेफिनेटली वो जब जितना चाहे कर सकते हैं। आपके 34-35 ज़िले हैं, उनके डीसी को कहा जाता है कि गाड़ियाँ भर के अपनी देनी है, उनको खर्चे भी देने हैं और खाना भी देना है और सब कुछ करना है, तो कौन सैर सपाटे के लिए नहीं जा सकता। दूसरी बात यह कि देखें, इन्होंने कहा था कि हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और हम डी चौक में जलसा करेंगे, यही कहा था ना, जो मैंने आपकी टीवी देखा था। तो कौन से डैडी ने रोका था कि आप जलसा न करें? कभी हम भी अपोजिशन में रहे, हमें भी इजाज़त नहीं मिलती थी और हम जलसे कर लेते थे। जो जलसे करने वाले हैं ना, वो फिर इजाज़त नहीं मांगते और फिर जाके जो है ना एक ड्रामा, एक सो कॉल ड्रामा रचाया गया कि हम 7 बजे गए और खान साहब के पाँव पड़ गए कि हम जलसा नहीं कर सकते, हमारे में कैपेसिटी नहीं है या कुछ नहीं है तो हम नहीं करते। तो इंतजाम में तो हमेशा इजाज़त नहीं। कहते हैं हमने पैगाम दिया है कि हम कानून का एहतराम करते हैं, और दूसरा उनको पैगाम दिया गया था कि आप जलसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने दें, फिर हम एक कोई ड्रामा बना लेंगे और हम कर लेंगे। ड्रामा बनाया उन्होंने, अच्छे ड्रामा बनाया। अच्छा, लेकिन कल जो है वो मशीर बराए कानून इंसाफ जो बैरिस्टर अकील मलिक है, उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर ने कायल किया इमरान खान को और हमने जो है वो पैगाम रसानी के लिए सहूलतकारी की। तो आपको भी लगता है वाकई ऐसा मामला हुआ होगा? क्योंकि सुबह 7 बजे जेल खोलना तो किसी के समझ में नहीं आता है। पीटीआई वाले खुद हैरान थे। प्री प्लान। अच्छा, ये सारा प्री प्लान। कोई जेल नहीं खोली गई थी, पहले से उनको कहा गया था। उन्होंने कहा चलो हमें एक सीन क्रिएट कर दे, क्लाइमेक्स तक जाने, फिर उसके बाद हम कह देंगे हम सुबह 7 बजे गए। 7 बजे किसके लिए जेल खोली जाती है? अच्छा, या तो कमिटमेंट होती है ना कि हम जाएं, बस सिर्फ एक मुलाकात करेंगे फिर हम जलसा नहीं करेंगे। अच्छा, अगर पहले से जो है बता दिया गया तो जलसा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो और ये जो बात हो रही थी कि हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, मजहबी जमातें यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। जब मुल्क की बेहतरी के लिए चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था उस वक्त हालात ठीक थे, उस वक्त मुल्क के हालात खराब करना चाहते थे। चाइना के प्रेसिडेंट के विजिट को आपने सबोताज किया। आप कहते हैं हालात, आपने तो कहा था मैं तो आके डी चौक में करूंगा वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। तो कोई बड़ा बाप आया होगा जिसने रोका होगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, कल इनकी मुलाकात हुई है जमीयत उलमा इस्लाम से भी। ये दोनों जो है वो वजीर आला भी आपके डेरावाल हैं, मौलाना भी आपके जो है वो डेरावाल ही हैं, तो जिन्होंने फैसला किया है कि मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो आपके ख्याल में ये कोई थ्रेट है या ये कोई? देखिए, मैं तो पहले मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अपना रिजर्वेशन है, मैं शायद कुछ सुने या ना सुने कि बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि मौलाना साहब से बातचीत हो रही है, वो डी खान के हैं, सीएम साहब भी डी खान के हैं, सूबाई सदर भी पार्टी के, उनको आप खुद भी वहां के हैं और डेलीगेशन में उनको नहीं डाला जाता, तो ये बहुत बड़ी जाती है मेरे सीएम के साथ। मैं गवर्नर सूबे का तो मैं अपने खामा का ख्याल रखूंगा। अच्छा, तो मेरे सीएम के साथ बहुत बड़ी जाती है कि मौलाना साहब के डेलीगेशन में वो नहीं होते हैं। और मौलाना साहब को तो आप दाद देंगे कि मौलाना साहब इतने जीरक सियासतदान है कि चुन चुन के बदले ले रहे हैं। हर दूसरे दिन पीटीआई की हाजिर लगाते हैं कि मेरे दर पे हाजिर हो। और आजकल जो इनके लिए निजात दहिंदा है वो मौलाना फजल रहमान साहब है। तो वो कहते हैं कि मौलाना से मेहरबानी करें, जो है मेरे निजात दहिंदा बने, हमें इस क्राइसिस से निकालें। देखिए, सियासत बेहतरीन, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हम कहते थे ना। कैसे मौलाना के दर पे बैठे हैं अपनी जो है वो सियासी बका के लिए।
हम तो यही कहते थे कि जी पॉलिटिक्स है, डायलॉग्स होते हैं, बातचीत, तो ये कहते नहीं, मौलाना साहब, मैंगल साहब और चकजई साहब या चमक के जरिए जाते हैं या किसी फ़ोन के जरिए जाते हैं। तो आज ये बताइए कैसे गए? हम तो कहते हैं पॉलिटिक्स है, अच्छी बात है। लेकिन ये जब जमातें ऑपोजिशन में जाती हैं तो वो फिर हर किसी से राब्ते करती हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होती है चाहे कोई भी पार्टी हो। आपके ख्याल में ये मामला नहीं होता? हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की ना, ये जो बातें करते थे और हमें सुनाते थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे और ये होगा और वो होगा, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता जो इस्तेमाल करते। मैं एक मंजर कशी करता हूँ कि एक जलसा हो रहा होगा जिसमें GY और PTI के वर्कर्स इकट्ठे होंगे, तो PTI के वर्कर क्या नारे मार रहे होंगे इस वक्त और GY के वर्कर क्या नारे मार रहे होंगे। तो मैं समझ पूरे सीनियर में मौलाना साहब की जीत है। अच्छा, तो आपको लगता है मौलाना साहब ने PTI को अपने दर पर जो है वो बुला लिया है? रोज उसके दर पे नहीं होते, कभी मौलाना साहब को आपने देखे गए हो? वो तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे गली के सिरे बैठे, जैसे मिस कॉल जाती है फौरन ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज अगर ये आपस में चलते हैं, अब देखें जलसे की तो आप बात करें, जलसा तो पता नहीं कैसा होता है या होता भी है या नहीं होता, लेकिन अगर ये पार्लियामान के अंदर आपस में मिल जाते हैं, हुकूमत इस वक्त कानून साजी करना चाहती है, वहां पर तो ये टफ टाइम जो है वो देखिए डेमोक्रेसी अगर आपस में मिलते हैं और मौलाना साहब के झंडे तले इकट्ठे होते हैं तो पॉलिटिक्स है। देखिए चकजई साहब अगर उनके साथ जा सकते हैं और उनके इत्तेहाद के बहुत बड़ी बात है। मुझे वो दिन भी याद है जब एक है। स्टेज पे इमरान खान खड़े होकर चकजई साहब के जिस तरह कार्टून बना रहे थे और जिस तरह चादर ओढ़ के कर रहे थे, ये भी चकजई साहब की जीत है कि आज वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उनके बने थे। तो देखें ये देखें सियासत जो है ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक ऐसे वुजू के साथ बातें करनी पड़ती हैं और चीज़ें करनी पड़ती हैं कि कल आपको साथ आ सकूँ। अब मुझे बताया ना चकजई के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, ये PTI वाले, ये वो PTI वाले जो मतलब है उनकी ट्रोलिंग और उनकी गालम गलोच नहीं रुकती थी। मौलाना साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने भी तो यहूदियों को मुसलमान बनाना है, उन्होंने भी कोई फतवा ढूंढना है कि यार ये यहूदी जो है मुसलमान हो गए। वो जो कहते थे एक जो भी नाम देते थे कि यार इनको ये जो मुल्क के लिए जो भी है, तो उनके लिए तो खैर इतनी मुश्किलात नहीं होगी, वो तो कोई ना कोई फतवा ढूंढ लेंगे। लेकिन जो नए नारे हमारे यूथ के नौजवानों ने बनाने हैं उसके लिए हम सोच रहे हैं कौन से नए नारे होंगे उनके। लेकिन आपको क्या समझ आती है मौलाना का मसला क्या है, इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए पहली बात है मौलाना की नाराजगी तो बहुत आसानी से हल हो सकती है। वो कैसे? वैसे कि मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे हक पे डाका डाला गया, ठीक कहते हैं ना, तो अगर हक पे डाका डाला गया तो माल गनीमत किस में तकसीम हुआ है? तो नहीं है, PTI में तकसीम KP में हुआ है, सिंध में तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी पे हुआ। ठीक है, सिंध में अगर मौलाना साहब, सिंध में वो कहते हैं लड़काना में मैं उसको भी देखें वो जो माल गनीमत है वो PTI का है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, जो भी है आज़ाद अरकान में तकसीम। तो मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह और पहली टी और तो ये होनी चाहिए कि मौलाना साहब को जो माल गनीमत लूटा गया वो वापस दे दिया जाए। अच्छा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ना। जलसे में क्या कहेंगे, इलेक्शन में धांधली हुई है, तो ये मौलाना साहब क्या बोलेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल था बाकी हराम थे। अच्छा, जैसे PTI वाले कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल था बाकी हराम थे। और मौलाना साहब ने अगर पहले सिंध में अगर कोई 10-15 सीटें जीती तो फिर बात करें। मौलाना साहब इलेक्शन हारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, चीख चिल्ला रहे हैं सिंध में, जैसे माजी में उन्होंने कोई 8-10 हुकूमतें बनाई हो, कोई उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, इतना उन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मेन जो मौलाना साहब का दर्द है वो खैबर पख्तूनख्वा में, उस दर्द का मदावा जो है वो इस वक्त जो PTI है वो कर सकते हैं, जो उनका माल गनीमत है वापस कर दें। अच्छा, लेकिन इलेक्शन पर तो सारी जमातें शोर मचा रही थी, और भी जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो वो आपके ख्याल में ये मौलाना का गिला जो है वो दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है? मौलाना साहब देखें, मौलाना साहब एक सियासतदान हैं, आज भी जरदारी साहब ने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब कर गए थे, उनकी साथ उनकी दोस्ती है, पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। हमारे कभी वो इत्तेहादी होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, लेकिन हमारा एक ताल्लुक। मैं इसीलिए तो पूछ रहा था कि शायद कोई जरदारी साहब को उन्होंने बताया हो कि वो नाराज जो है वो क्यों है। कुछ चीज़ें हमारे अंदरूनी भी होती हैं, मतलब आपस की बातें भी होती हैं, कुछ जो है वो मीडिया की होती हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो सियासत कर रहे हैं ठीक सियासत कर रहे हैं, चुन चुन के बदले ले रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन। लेकिन आपको लगता है ये दोनों सड़कों पर आ सकते हैं? मुश्किल है, मौलाना की जमात और इकट्ठे नहीं आ सकते, शायद उनका अलग-अलग कोई वो हो। मौलाना साहब इतने पाकिस्तान दुश्मन नहीं जितने PTI है। अच्छा, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी भी की है, चाहे वो 9 मई के वाक़यात हों, चाहे वो चाइना का विज़िट हो, चाहे उनके बाकी बयानात हों, तो अपनी ज़ात के गिर्द उनके पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। मौलाना साहब ने माजी में भी जमहूरियत के लिए बड़ी जदोजहदें की हैं,
अलायंस बने हैं, बहुत सी ज़्यादती भी अगर हुई हों पॉलिटिकल, लेकिन उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की है। तो अभी भी हम समझते हैं कि इंशाल्लाह वो जमहूरियत की बात करेंगे और जो उन्हें बदला लेने पीटे से वो ले लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह हमारे काफिले में होंगे। अच्छा, आपको लगता है मौलाना घूम फिर कर फिर वापस आ जाएंगे पॉलिटिक्स में? देखिए आपको याद होगा कि जब हम अपोजिशन में थे और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जब लाहौर जाते थे तो उन्होंने 2-3 दफ़ा गए हैं चौधरी शाह साहब के घर। हाँ। पर ज़िले हमारे अपोनेंट भी थे, लेकिन जब वो स्पीकर भी थे तो ज़रदारी साहब से मिलने जो है वो बिलावल हाउस लाहौर आते थे। तो हमारा ताल्लुक़ रहा है, हमें सियासत अगर हमें डिफरेंसेस हों लेकिन हमने ताल्लुक़ नहीं छोड़ा। ये लोग तो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, गले नहीं मिलते थे और पत्नी क्या क्या फतवे देते थे। अच्छा। अब इनको समझ आ रही है कि हमने जो गलतियाँ की हैं वो भी देखते हैं कितने हद तक ये वो करते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे इस पे ये बताइए, अब आप के बयानात आते हैं, हम देखते हैं उधर से सीएम के जो है वो बयानात आते हैं, ऐसा लगता है कि एक मुसलसल तबादला जो है वो हो रहा है। मैंने कहा कि वो आपके शहर के भी हैं, तो क्या सुलह हो सकती है आपकी और चीफ मिनिस्टर की? किस चीज़ पे? सूबे के मामला? देखिए, मैं जब गवर्नर बना था तो मैंने एक हफ्ता 10 दिन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी और वो समझ रहे थे कि शायद ये जो है कोई पीटीआई का MNA-MPA है या उनका कोई वर्कर है या SF का है, तो बड़े चढ़ चढ़ के उसने बयान दिए। तो एक हद होती है, जब मैंने जवाब देना शुरू किए तो फिर अब तो मैंने उनको कहा है कि जब भी CM साहब कोई बात करेंगे, सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा। और उसके फिर जवाब में मैं भी कुछ सवाल करूंगा और मैं भी इंतज़ार में और मैं भी इस ख्वाहिश में उनको मुझे उसके जवाब भी दें। लेकिन जाहिर बात है एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो चाहिए होती है, क्या वो मौजूद है आपकी वज़ीर आला? इज्जत कराना, हर किसी को अपनी इज्जत कराना खुद। अगर मैं आपकी इज्जत करूंगा तो आप मेरी इज्जत करेंगे, अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा और ये एक्सपेक्ट मैं तो नहीं कर सकता आप मेरी इज्जत करेंगे। तो जैसे रवैया होगा तो हम हमारी तरफ कहते हैं जैसे मुंह होगी वैसे आप चमेट देंगे। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि इनिशिएट जो है वो उनकी तरफ से जो है वो किया गया, आपकी तरफ से पैगाम था कि मैं था और अब चीजों को जो है वो ठीक तरह से लेके जो है वो चले? पानी बड़ा जो है वो पुलों से नीचे से गुजर गया है। अच्छा, मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना रखें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज वो बार बार कहती है, वो कहती है कि गवर्नर जो है वो आईनी ओहदा है, आप आईनी ओहदे पर बैठे हैं और आप सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सुन लिया मैं उनकी बात। अच्छा, मैं नहीं उधर बैठा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी ने मुझे बनाया है और मैं पीपल्स पार्टी, मैं तो सियासी बयान मैंने कौन सा दिया? अगर मैं इनकी करप्शन पे सवाल उठाऊँ तो भी वो है। अगर मैं बोलूँ कि 34 में से 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं तो ये सियासी बयान है। अगर मैं बोलूँ कि KP तबाह हो गया है, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया है, हेल्थ सिस्टम तबाह हो गया है, और मैं अगर बोलूँ कि हर चीज़ के नरखनामे लगे हुए हैं और आपने जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र करें उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्लास 4 की नौकरियाँ बेची जा रही हैं, करप्शन अरूज पे है, तो ये सियासी बयान है। तो सियासी बयान है तो ये सियासी बयान है। अब मेरे बाद फिर उनके अपने खुद वजीर खड़े हो गए कि जी करप्शन हो रही है। फिर उनको कहा इमरान खान ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। फिर दूसरा के ग्रुप गया, उन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं, तो चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बन गई। अच्छा। अब डाकू बताएंगे कि चोर कौन है। तो ये तो इनका हाल शुरू है। अब वो डर के मारे इजलास नहीं बुला रहे हैं ताकि हमारे जो वजीर है, जो फॉर्मर वजीर आके स्टेटमेंट देंगे। इस वक्त मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि CM KP जो है वो ऐवान के एतमाद खो चुका है। अच्छा, उसको चाहिए कि एतमाद का वोट ले ले, इससे पहले कि उसको सरकारी तौर पर कहा जाए या कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। ये आप क्यों कह रहे हैं कि CM के पास अब असेंबली का एतमाद नहीं है? मैं भी पेशावर में रहता हूँ ना, और मैं भी CM हाउस के सामने रहता हूँ, साथ ही मेरी सूबाई असेंबली भी है। अच्छा, CM से मुराद आपकी ये है कि जो CM के पास नहीं है या पार्टी के पास? CM के पास नहीं है। CM के पास जो है वो नहीं। तो कौन लोग हैं जो CM पर अब एतमाद नहीं रखते? उनके अपने मेंबरान। अपने मेंबरान ही एतमाद नहीं रखते ना। अपोजिशन के पास इतने मेंबर्स नहीं हैं जो एतमाद जो है वो अदम एतमाद ला सकें। अच्छा। लेकिन अपने मेंबरान उन पे एतमाद नहीं करते, जो कि आप देख लेंगे चंद दिनों में क्या होता है। अच्छा, कुछ वैसे मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि जो है वो उन जो हलफनामे हैं वो जमा हुए हैं और जो है वो उनके लिए कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा CM KP के लिए। चलो वक्त बताएगा। अच्छा, ठीक। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, कुछ मेरे पास होंगी। नहीं, हम तो देखें जी, वो मीडिया रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी। आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप पेशावर में बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे जरा मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी उड़ती खबर सुनता रहता हूं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए, हमने और भी गवर्नर देखे, तहरीक इंसाफ, और जाहिर बात है उनका ये कहना है कि कोई गवर्नर इतना
जो है वो मुतहरिक नहीं है, या इस तरह से उसके बयानात जो है वो नहीं आते? मिसाल के तौर पे जो सिंध के गवर्नर हैं या बलूचिस्तान के गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, कम हमने बयानात देखे। वो तो आपकी अपनी पार्टी के हैं पंजाब के गवर्नर भी, लेकिन आपका कुछ किरदार गैर मामूली है। क्या ये पार्टी की तरफ से या आपका अपना इनिशिएटिव है? मेरे ख्याल में उनको तकलीफ ज़्यादा है मेरे बयान से। आपके हवाले से? देखिए, मेरे आपके साथ दोस्ती है, बाकी एंकर्स के साथ दोस्ती है, मैं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। जी जी, पहले आपको ज़ाहिर बात है, तो जब मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो आप लोगों से मुलाकात होती है, तो कुछ ना कुछ हम बयान दे देते हैं जी। मेरे दोस्तों को बड़ी तकलीफ हो जाती है उसके ऊपर। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस कुछ और भी सूबे से जुड़े मामला हैं, खासतौर पर सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामला हैं उन पर प्रोग्राम में बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के मामला, तहरीक इंसाफ की सियासत, उस पर हमारे आज के प्रोग्राम में बात हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात हो रही है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी आए थोड़ा टाइम ही हुआ है, चंद माह हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये करप्ट तरीन हुकूमत है, ये क्यों आप कह रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले कह रहा था, उसके बाद उनके खुद वजीर आए और उन्होंने उस पर जो एक चार्जशीट दी आपके सामने दिया, और उनके अपने तर्जमान बैठे हुए थे साथ, और उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी के लीडर के कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उन्होंने भी चार्जशीट दी। ओपन है जी, आप पेशावर में जाएं, आपको पता चले क्लास 4 की ये रेट है। क्लास 4 की नौकरियों के लिए वहाँ पे उनके लोग फिर रहे हैं कि आप आएँ, नौकरियाँ लें, पैसे दें। अच्छा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लिए जा रहे हैं। फाइनेंस में अगर बिल पास, मनुष्य में अगर बिल पास हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर का, उससे कमीशन नहीं लिए जा रही हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ ऐसे इन्होंने नहीं। क्या ये करप्शन वज़रा कर रहे हैं? क्या किसी की सीएम साहब डायरेक्टली कर रहे हैं, उनके कुछ शायद वजीर भी कर रहे हैं। अब मुझे बताएंगे, अगर एक सेक्रेटरी 7 करोड़ रुपए लगा के आएगा तो वो क्या खिदमत करेगा? वो अपने पैसे पूरे करेगा कि वो जाकर अपनी ड्यूटी करेगा? वो तो 7 करोड़ रुपए जो देगा वो तो अपनी पैसे पूरे करेगा, फिर अगली पोस्टिंग के लिए पैसे बनाएगा। अच्छा, तो फिर वो क्या, अगर एक बंदा जो है वो एक उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग अगर उसकी होती है पैसों पे, तो क्या उधर जाकर वो खिदमत करेगा? शकील खान वाले मामले पे वो कहते हैं हमने एक कमेटी बनाई, गुड गवर्नेंस कमेटी थी, उसने इसको हटाया है। इमरान खान ने पूरा उस डिसीजन को बैक किया है। मैंने कहा चोरों के लिए डाकू बिठा दिया ना। हाँ। बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की है, मैं कहता हूँ इससे बदतरीन हालात नहीं है। जबकि मेन हाईवेज आपने मीडिया पे बहुत ही ब्लॉक कर लें चीज़ों को, आप उसका ब्लैकआउट कर दें। मेन हाईवेज पर जब टोले आएंगे और गाड़ियां रोक के तलाशी लेंगे और सरकारी मुलाजमीन के कार्ड तलाश करें कि इनमें कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं, और एक ख़ास हाईवे जो कि अपने सीएम साहब के अब 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी सिक्योरिटी के हालात सूबा देखता है। अगर सीएम के, मेरा भी हल्का है, चीफ ऑफ द प्रोविंस सीएम, उसके हल्के में जो उसके गाँव को रोड जाते हैं उस हाईवे के ऊपर जो कि दूसरे ज़िले को कनेक्ट करता है, 45 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर सरकारी मुलाजिम ट्रैवल नहीं कर सकता। उनको सरकारी तौर पे कहा गया है कि आप खुद जिम्मेवार हैं, अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई बस में जा रहा होता है, कोई फ्लाइंग कोच में जा रहा होता है, उन गाड़ियों को शाम से पहले टोले रोडों पे निकलते हैं, रोकते हैं और चेक करते हैं कि मैं सरकारी मुलाजिम कौन। ये नो गो एरियाज कैसे बन गए? सीएम से पूछे ना। नहीं, ये क्या गैर मामूली है? पहले कभी नहीं। अगर आप मुझे बताएं कि डी खान और पेशावर की हाईवे हो, उस पर अगर शाम से पहले लोग खड़े हो जाए 50-60 और वो गाड़ियाँ नाके लगा के गाड़ियाँ रोक भी रहे हों और तलाशियां भी ले रहा हूँ, ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है, 3-4 दफा हुआ है। अच्छा, आप कहते हैं कि हमारा सूबा नो गो एरिया नहीं है, आप कहते हैं कि हमारा अमन अमान है, तो जब चीनी सयाह आते हैं तो उनको तो आप रोक देते हैं कि आप हमारे सूबे में एंटर नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब नो गो एरिया है ना। वहां पर दहशतगर्दों को तो पनाह मिल सकती है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये नो गो एरिया पूरे खैबर पख्तूनख्वा में से, अगर आप पॉकेट्स की बात करें तो फिर तो ये जो कुछ राजनपुर में हो रहा है कच्चे के इलाके में, ये भी तो एक नो गो एरिया है। ये पंजाब कच्चे में है ना, ये पंजाब आपने कभी देखा हो कि यहाँ पर अगर आप जा रहे हो इस्लामाबाद से पिंडी फॉर एग्जांपल, और ये जो आपके हाईवे पे लोग खड़े हो जाए और तलाशियां लेना शुरू कर दें, तो ये नो गो एरिया होगा। आप अगर एक हाईवे है जो कि दिन रात आबाद होती है, जो कि डी खान से पेशावर जा रही है या डी खान से टांग जा रही है, जिले में कह दिया गया, अफसरान अक्सर हमें अफसरान फोन कर रहे हैं, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या तवज्जो नहीं है या कोई तवज्जो नहीं? आप मुझे बताएं, आज तक कोई सूबाई असम्बली का इन कैमरा सेशन हुआ लॉ एंड ऑर्डर पे? क्या आपने कभी सुना है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई हो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? क्या कभी हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने कहा है कि हमारे हालात ऐसे खराब हैं? वो तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे आप बिल्कुल सुख चैन है, यहाँ पे सूबे में कुछ भी खराब नहीं है। अच्छा, लेकिन आप सदर्न डिस्ट्रिक्ट खासकर खैबर पख्तूनख्वा के देखें, बीच में पाड़े चिनार में क्या हुआ,
40-50 लोग शहीद हो गए, जख्मी भी हो गए, बंधु में क्या हो रहा था, क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनकी समझ ही नहीं कि हमारे सूबे में हालात कैसे। इन्हीं लोगों ने जो माजी में जिन लोगों को आबाद किया था, लाए थे कि ये जो है पुरअमन होंगे, आज उन्होंने अगर हथियार उठा लिया तो हम किसके गिरबान पकड़ें? और ये उनको कुछ कहते नहीं, बात ही नहीं करते। अच्छा, अगर हम ठीक है, हमें भी इस पे एतराज़ था, हमारी पार्टी को भी, बाकी पार्टियों की, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन ना होने का मकसद ये तो नहीं है कि आप जाकर दहशतगर्द जो है वो रोडों पे निकलें। आपने अमन भी तो देना है ना, आप अपने सूबे में अमन देना कि नहीं देना, वो अमन कैसे बहाल होगा, क्या फार्मूला? मैं अब जरा, आपने बहुत सारे वाकयात का जिक्र कर दिया, मैं इन पर जो है वो वन बाय वन आपसे पूछना चाहता हूँ। बन्नू वाकया भी आप समझते हैं सिविलियन जो है वो अपरेटस था, उसकी नाकामी की वजह से जो है वो हुआ, बन्नू के अंदर जो हालात खराब हुए? देखिए, हालात जब जिस सूबे इलाके में खराब होते हैं तो आपको जाकर बैठना पड़ता है, आप हुकूमत हैं। वो तो इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि हमने इन मामलात को संभाला, ये तो इस वजह से चीजें खराब होने से जो है वो बच गए। कब गए थे ये? जब सब कुछ ठीक हो गया था, फिर इनको कहा कि इधर जिरगा हमारे पास आ जाएं, हम आ रहे हैं, हमें गारंटी था, कुछ नहीं कहेंगे। फिर जाके हुआ पारा चिनार, पारा चिनार में उसके बाद आना चाह रहा था, कौन गया? पारा चिनार भी इन मामला संभालने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं था। एक मुझे सीएम से लेके वजीर तक बता दे किसने कोई वहां पे गया हो। अब तो देखें, कोई भी तमाम इलाकों को देखिए, मैं बताऊं, वो नहीं कह सकते, कबायली इलाका जात तो नहीं कह सकते, अब तो ये सेटल्ड एरिया है। देखिए, वहां पर पर मेन जो मसला था वो है डिस्प्यूट ऑफ लैंड। हाँ, ठीक है। जब 18th अमेंडमेंट के बाद और उसके बाद जब ये मर्जर ऑफ फाटा हो चुका था, सूबाई हुकूमत ने वहां पर लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी कौमों के दरमियान, वो अभी तक नहीं हुई। जमीनों पर लड़ाई होती है, उसको हम शिया सुन्नी कहते हैं। पाकिस्तान में कोई मरता पूछने के शिया कि सुन्नी है, कुछ कोई तो होगा। आपके ख्याल में तो ये मिसमैनेजमेंट का इशू है वहां पर पड़ा चिनार में, वहां पर लोकल पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल वहां पर इंतजामिया वहां पर उनके साथ बैठी, जब 3-4 इन्होंने आपस में लड़ाई लड़ ली, थक गए, तो बीच में कौमें गई, उन्होंने जाके कहा कि यार मेहरबानी करिए, खुदा ना खास्ता ये अगर मसला हल नहीं हुआ फिर ये होगा। ये ऑफ एंड ऑन कई दफा हुआ है, तो इस चीज का मसले का हल हमें निकालना चाहिए। सिक्योरिटी के हालात, क्या आपके ख्याल में ये जो आबादकारी का फैसला था, जो लोगों को वापस लाया गया, क्या वो भी एक वजह है? ये हालात अभी खराब है जो इस वक्त सूबे के अंदर हालात खराब वजह है। उनके साथ बहुत से एग्रीमेंट्स हुए थे कि फ्यूचर में हमारे साथ ये चीज करेंगे, क्या करें क्या नहीं करेंगे। आज मुझे बताएं कि आज उन्हें हथियार उठा लिया, आप क्या करेंगे? कहते हैं हमारे साथ अगर उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा, एग्रीमेंट ऑनर नहीं हुआ, हमने हथियार एग्रीमेंट तो ये था हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब हथियार उठा चुके हैं। हथियार न उठाने के बावजूद भी कोई और फैसले आपस में उनके कोई भी उनके आपस में जो बातचीत हुई थी, आज उन्हें हथियार उठा लिया, हम किसको पकड़े? ये क्या इनका फैसला था जो सूबाई हुकूमत थी और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, या फिर ये जिस तरह से अक्सर इसमें जनरल फैज का नाम भी लिया जाता, देखिए ताब हैं ही हैं, लेकिन इसमें कहा जाता है कि उनका भी जो है वो ये फैसला था, तो आपके ख्याल में इनको लेकर वापस कौन आया? देखिए, बहुत ही वन पेज पे थे जनरल फैज साहब और इमरान खान साहब और उनकी सूबाई हुकूमत। हमें आज भी वो सीन याद है जब सरीना होटल में चाय का कप सबको याद है, तो क्या करने गए थे वहाँ पर, और उसके बाद सूबाई हुकूमत थी। ये पॉलिसी किसकी थी? देखिए, मैं तो आप इस इलाके के डायनामिक्स को, इसकी सियासत को बहुत अच्छी तरह की थी, और उसने अपने कोई एक स्केच बनाया हुआ था फ्यूचर का जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। देखिए, हम ख्वाब बहुत देखते हैं, हम कहते हैं हमने ये करना है, लेकिन ख्वाब अब देखते हैं, लेकिन सारे ख्वाब तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने ख्वाब देखे थे कि हम ये काम करेंगे, वो नहीं हो सके, वो रिटायर हो गए, नहीं बन सके, आर्मी चीफ भी नहीं बन सके। क्या वजह है कि ये हम इनके साथ ये एग्रीमेंट्स जो हैं, अगर कोई थे तो वो उनको ऑनर नहीं करा सके? और कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं था इनका, प्राइवेट एग्रीमेंट था। प्राइवेट ऑफिशियल एग्रीमेंट होता तो सामने होता ना, पार्लियामेंट में पेश किया जाता, कहीं होता, आपके पास होता, मेरे पास होता, कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, आपके ख्याल में ये इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हैं, सरकारी अफसरान पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि आपके रूरल हेल्थ सेंटर पे हो रहे हैं। अभी दुश्मन मुल्क भी आपके जो है वो अस्पतालों में हुआ, उस पर नहीं करते। कस्टम जजों पे हो रहे हैं, पिछले जजों पे जो फायरिंग हुई है 2 जजों पे, उससे पहले जज अगवा हो रहे हैं, कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद हो रहे हैं, फौज के नौजवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के शहीद हो रहे हैं। अब ये नाकेबंदी वाली नई चीज शुरू हो गई कि नाके लगा रहे और सरकारी मुलाजमीन को ढूंढ रहे हैं। ये तो मतलब है कि अब इससे क्या आपके ख्याल में इसका हल क्या है? ये क्या इन लोगों के साथ क्या किया जाए अब, अगर ये लोग आ गए हैं? देखिए, अब मुझे देखें तो जो भी इनका क्या करें अब? जो भी पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता उसके साथ कोई डायलॉग्स नहीं हो सकते।
अगर मैं पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उसके रेट को चैलेंज करता हूँ, तो मेरे साथ कौन मज़ाकरात करेगा, कौन बात करेगा? आप बोलेंगे, आप उनको कह देंगे आप आ जाए यहाँ पर हुकूमत नहीं संभाल लें, ये तो नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो पाकिस्तान के आइन को मानेगा, जो पाकिस्तान के कानून को मानेगा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, जिस सूबे में भी है, उनके साथ शायद बातचीत हो। जो नहीं मानेगा उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, ये चीनी सयाहों का जो मामला है, इस पर कोई आपको जवाब मिला? आपने इस पर जो है वो उनसे रिपोर्ट भी जो है वो तलब की थी? मैंने मांगी हुई, और बार बार मैं तो ये सुनने में कि नो गो एरिया नहीं है, पूरा मन इलाके हर कोई आ सकता है, ये है वो है। पंजाब से सियाह एंटर हो रहे थे, मैं उस वक्त एक विजिट पे था, ब्रिटिश आ गया हुआ था उस पर उनकी ओपनिंग सेरेमनी में। अच्छा, तो मैंने वहाँ पर देखो, जब मैंने टीवी चैनल्स पे देखा कैसे उनको बॉर्डर से वापस करती है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि हमारा सूबा पुरअमन है, नो गो एरिया नहीं है, हर कोई आ सकता है, हर शहरी आ सकता है, तो क्या आपका कोई खास मकसद है चाइनीज सियाह को न छोड़ना? चलो माजी में तो आपने सी पैक पे जो करना था कर लिया, आपने चाइना के साथ जो ताल्लुकात ख़राब करने थे कर लिया, अब आप सियाहों को भी नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब है आपका सूबा अनसेफ है। अच्छा, नो गो एरिया है, आप जो है वहाँ पे अपनी रीट कायम नहीं कर सक रहे हैं। तो जब रीट कायम नहीं कर सकते रहे तो फिर कैसे से आएंगे? तो आपको भी उन्होंने कुछ बताया नहीं, कोई वजह दी नहीं कि ये वजह है जिसकी वजह से इनका दाखिला जो है वो रोका गया? जो भी है वो लिख के देंगे, मैं तो उधर रहता हूँ, मुझे पता है क्या वजूहत है। अच्छा, वो जो एक सरकारी आ जाएगा चीजें तो अपनी होती हैं, जो अच्छा, जनन वाली जो गैर सरकारी जो होती है ना, गैर सरकारी SOP होती है ना कि ये चीज गैर सरकारी वजूहत जो है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे कोई हुकूमत की रेट, हमारे सूबे में कोई हुकूमत की रेट नहीं है। तो सूबाई हुकूमत आप कह रहे हैं उनकी हिफाजत नहीं कर सकती, इस वजह से उनको नहीं आने दे रही? बाकी इसलिए दिया बिल्कुल नहीं कर सकती, रेट नहीं हुकूमत की वहाँ पर। ठीक, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगर कुछ और इस ऊपर बात होगी। अब वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हमारी खुसूसी नशिस्त है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्नी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे बात हो रही है सूबे के इशूज पर। अच्छा, जो हुकूमत है वो तो, क्योंकि हम ये पहले बात कर रहे थे नो गो एरियाज की, हुकूमत तो खिलाफ है, ऑपरेशन के करारदाद भी हमने देखा, वो भी आई। आपके ख्याल में क्या सूबे में कोई ऑपरेशन हो सकता है? देखिए एक हद तक होती है। देखिए मुझे अब तो सूबाई हुकूमत ने डिसाइड करना है कि अमन अमान कैसे बहाल करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इनका काम, बस का काम नहीं अमन अमान बहाल करना। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट इनको ज़रूरत होगी, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये सिचुएशन आ रही है और डेफिनेटली हमारे जो अस्करी क़यादत है उनको भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी कि अब एक ऐसी नौबत आ गई है कि उनको खुद इंटरवेन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सूबाई हुकूमत इसमें करप्शन में इतनी मुलविस है कि उनको ये पता नहीं है कि उनके दाएँ बाएँ क्या हो रहा है। अपनी इंटरनल फाइट में इतने मुलविस है, उनको ये पता नहीं हो रहा कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। अगर होता तो कोई संजीदगी से उसके ऊपर वो मीटिंग्स करते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनका काम नहीं है कि ये जो है अमन अमान ये बहाल कर सकते। वो कैसे इंटरवीन करेंगे? कोई मैंडेट तो है नहीं, मैंडेट तो हुकूमत का होता है। अच्छा, मैं तबाह बर्बाद लोग हो रहे हैं, लोगों को जीना हराम हो चुका है। यहाँ पर जो है मिलिटेंट्स आके आपके घरों में घुस रहे हैं, आपके हाईवेज ब्लॉक किए हुए हैं। मतलब आपने यहाँ पर मतलब क्या, आपने फाटर तो खत्म हो गया है, फाटर से बढ़ के बुरे हालात शुरू हो चुके हैं। अब मुझे बात, जज सेफ नहीं है, सरकारी मुलाजमीन को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेवारी पे जाए दफ्तरों में। जब आपको कह दे, आपका हेड ऑफ द पुलिस फॉर एग्जांपल कह दे अच्छा कि आप अपनी जिम्मेवारी पे आप यहाँ पर फेरे और घूमें, तो क्या ये आपका इशारा गवर्नर राज की तरफ है? नहीं, मैं गवर्नर राज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हुकूमत को करप्शन छोड़ के अपनी इंटरनल फाइट छोड़ के जरा इस पे भी देखना चाहिए कि हम अमन अमान कैसे बहाल कर सकते हैं। गवर्नर राज नहीं, आप सपोर्ट मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, आपके ख्याल में आप अगर नहीं, आप खुद तो नहीं कह सकते जी हम सूबे के अंदर ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। अगर देखें, आप अगर जो है आप अगर अमन अमान बहाल नहीं कर सकते, आप मरकज से सपोर्ट मांग सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त सूबाई को चाहिए कि वो मरकज से सपोर्ट मांगे अमन अमान की बहाली के लिए? डेफिनेटली मांगे, अभी इनसे कंट्रोल नहीं होना। और आप अगर विफाक के नुमाइंदे, तो आपके ख्याल में विफाक तैयार होगा सूबे को हर तरह की सपोर्ट देने के लिए? हमारा पाकिस्तान है, किसी का नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हमारा पाकिस्तान का सूबा नहीं है। हम क्या समझते हैं कि सूबे में बदअमनी हो, इस सूबे में तरक्की ना हो? हम बिल्कुल 100% सपोर्ट करेंगे। मैं उनका वकील हूँगा, अपने सूबे के लोगों का वकील हूँगा। अच्छा, हुकूमत का शायद ना हो, लेकिन मैं सूबे के अवाम का वकील हूँगा अमन अमान के लिए जो है डेफिनेटली उनको। और मोहसिन नकवी साहब ऐसे भी बड़े अच्छे जो है वो निजात देंदे हैं इनके ऑलरेडी। जब भी कोई मसला होता है मोहसिन नकवी उनको निकालते हैं सूबाई हुकूमत को क्राइसिस है, तो मोहसिन नकवी तो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, और सूबे से ही जो है वो जुड़ा हुआ मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ और 9 मई का भी है। कुंडी साहब,
पीटीआई को लग रहा है कि इमरान खान का मामला जनरल फैज के साथ जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा रहा है। आपकी वजह से इस पर क्या राय है? क्या इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर 9 मई का इशू है तो बिल्कुल जाएगा। 9 मई एक ऐसा पाकिस्तान का एक वाक़या है तारीखी, जो मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन शायद सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। जो 9 मई को जो चीज़ें इस मुल्क में हुई, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमें अपनी रियासत ने भी बताया कि जो चीज़ें हुई हैं, और उस पर जो टीवी प्रोग्राम्स आपने किए और हमने बोला, उसके ऊपर अगर 9 मई के वाक़यात का हम जब तक उसके तय तक नहीं जाते, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको सज़ा नहीं देते, तो खुदा न खास्ता कल कोई और ग्रोह और पार्टी खड़ी होगी और 9 मई से बड़ा खुदा न खास्ता काम करेगी। बोलेंगे 9 मई वाले माफ़ हो गए तो हम भी माफ़ हो जाएंगे। तो अगर 9 मई वाले अगर माफ़ हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ हम बहुत बड़ी जाती है। पीटीआई तो कह रही है तहकीकात कराएं, उन्होंने सूबाई हुकूमत ने ख़त भी लिखा, उस पर तो कुछ एतराज़ात लग गए, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बने, चाहे वो सूबाई सतह पर ही बने। और तहकीकात क्या करेंगे जब इमरान को यहाँ से एक फरमाइशी प्रोग्राम पे मर्सिडीज गाड़ी में या जो भी है वीआईपी गाड़ी में लाया गया और एक वीआईपी गेस्ट हाउस में रखा गया और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कहा गया कि आप मेन्यू भी उनको दें, गेस्ट भी उनके उस पर हों, और ये बता दें कल आपकी जमानत भी हो जाएगी। उस जमानत के बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वो पूरी दुनिया को पता है कि मैं गिरफ्तार हूँगा तो ये चीज़ होगी, और जब मैं गिरफ्तार हूँगा मेरे पास ये मेरी कमेटी ये फैसला करेगी कि आपने क्या करना है। तो उसके बाद अब वो कहते हैं कि नहीं हम तो इनको ओन ही नहीं करते जो हमारे साथ हैं। अक्सर लोग जो कि टीवी में दिखाए गए थे पीटीआई के थे, इंडिया से आए थे या अफगानिस्तान से आए थे या कोई मुल्क दुश्मन ने ऊपर पैराशूट के जरिए भेजे थे। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो कि सबके सामने थी। जब उनका प्लान नाकाम हुआ, अब वो नॉर्मली उनका काम ही है। अच्छा, आप इस साथ जा रहे होंगे और 10 कदम बाद बोलेंगे हम तो इसको जानते ही नहीं है। ये हमेशा इन्होंने मौसम कुशी के लोगों के साथ, जो भी इनके मौसम रहे उनके साथ ऐसे काम किया, कई लोगों के साथ किया, तारीख पड़ी हुई है। आप उठाएं लिस्ट पीटीआई के लोगों की जिन्होंने इनके साथ क्या क्या एहसानात किए, उनके साथ क्या क्या फिर जवाब में वो क्या क्या चीज़ मिली। इनके बात हो सकती है पीटीआई के साथ इस वक्त, ज़ाहिर बात है बहुत इस पर भी जो है वो मुज़ाकरात वाली बात पहले चलती रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है, आपका ताल्लुक उससे है, पीपल्स पार्टी शायद कोई किरदार अदा कर सकती है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन ताल्लुकात या एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए। देखिए, सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। अगर वो सियासी जमात हो, क्यों लगता है? अगर वो सियासी जमात हो तो फिर बात पीटीआई अगर मौलाना फजलुर रहमान से, जो हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे, उनके साथ बैठ कर जो है वो बात कर सकती है, बढ़ने पर साथ चलने पर इत्तेफाक कर सकती है, तो क्या ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ नहीं हो सकता? वो तो अभी इनके निजात दहिंदा है ना। बात यह है कि अगर पीटीआई कोई जमात हो तो उनके साथ बात हो सकती है। पांच ग्रुपों का टोला इस वक्त बना हुआ है जिन्होंने उसके खिलाफ छुरे उठाए हुए हैं। 5 फ्रेंचाइज हैं पीटीआई की, ये पता नहीं कि 30 फ्रेंचाइज कौन सी है। एक को निकाल रहा है, दूसरे को नोटिस देके निकाल रहा है। सुबह एक निकल रहा होता है, दूसरा जो है शाम को दूसरा निकल रहा होता है, अगले दिन कोई बहाल हो रहा होता है। पहले तो खुद तो अपना जो है जो पार्लिमानी जमात तो है ना, देखिए अब कौमी असेंबली में उनकी सीटें हैं, एक सूबा जिसके आप गवर्नर है, उनकी हुकूमत उनके पास है, तो ये भी एक तारीख लिखी जाएगी। अच्छा, कि आप एक पार्टी से कहें कि आप इस पार्टी से निकलें, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए और उससे वोट गिने जाएंगे। कभी यहाँ पे तारीख ये भी लिखी कि कभी फैसला होता है कि पार्टी का हेड फैसला करेगा आपने वोट किसके हक में डालना है, फिर उसी अगले लम्हे पता चलता है कि आप पार्टी का पार्लियामेंट फैसला करेगा कि वोट किसके हक में डालना है। अच्छा, तो जब फरमाइशी प्रोग्रामों पे ऐसी चीज़ें चलेंगी तो फिर तो ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, मखसूस नशस्तों वाला जो मामला है उस पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल, बाकी चले कौमी असम्बली की तो हम बात करते हैं, लेकिन केपी की असम्बली के अंदर शायद वो मुतनासिब नुमाइंदगी की जो बात है उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट जो है वो सीटें जो है वो जा रही थी। मतलब तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो सीटें जीती उसके मुकाबले में जो दीगर जमातें थी मखसूस नशस्तें तो सारी उनको जा रही थी। क्यों उनको जा रही थी? अपने उसके मुताबिक जाएंगे। आप देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी नालायकी की वजह से आप सिंबल खो चुके, आपकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा। आप उस पार्टी में आपने मेंबरान को शामिल किया जिसका अपना लीडर को अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं था और आज़ाद ऐसे से इलेक्शन लड़ा। अपनी वो जीतने के बाद उसको भी पता नहीं था कि मैं कैसे जीता हूँ। फिर उसको पता चला उसने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कोई रिजर्व सीटों की लिस्ट ही नहीं दी, उन्होंने तो अपनी पार्टी पर इलेक्शन ही लड़ा, कोई वजूद ही नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आप उनकी लिस्ट भी बनाएं। अच्छा। लिस्ट बनाने के बाद कहें कि आप यहाँ से अब अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग भी दूसरी पार्टी में कर सकते हैं। तो ये मतलब है कि हम मतलब है कि आइन के साथ भी मजाक कर रहे हैं और रूल्स के साथ भी मजाक कर रहे हैं। अच्छा,
बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबे के मामलात के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज की हमारी खुसूसी नशिस्त थी, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बात की, एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है उसको लेकर, और फिर जो बयानात का तबादला हो रहा था, लेकिन सबसे अहम मसला खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और जो वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले हो रहे हैं, और उनका ये कहना था कि सूबे के अंदर भी बहुत सारे नो गो एरियाज हैं, उन पर भी जो है वो उनसे बात हुई। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अमानत इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।